नमस्कार साथियों, पिलर पॉम पर आपका स्वागत है। सेशन शुरू करने से पूर्व वीवीपी वॉइस वीडियो पीपीटी क्लियर है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि हम हमारा सेशन स्टार्ट कर सके आगे। गुड इवनिंग साथियों, कमेंट करेंगे वॉइस वीडियो पीपीटी क्लियर है। वॉइस वीडियो पीपीटी क्लियर है, कमेंट करेंगे यस, ताकि सेशन स्टार्ट कर सके, सेशन को आगे बढ़ाए हम। ठीक है, सेशन शुरू करते हैं आज का। हम हिंदी कहानी यूनिट नंबर 7 का अध्ययन कर रहे हैं, आप सबको विदित है, जिसमें हम कुल 7 कहानियों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारी 8वीं कहानी है। 7 कहानियों में हम जो प्रथम दिन था, प्रथम क्लास में हमने कानों में कंगना कहानी का अध्ययन किया था। द्वितीय क्लास में हमने चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली 2 कहानियाँ पढ़ी थी। तृतीय क्लास में हमने ईदगाह कहानी का अध्ययन किया था। चतुर्थ क्लास हमारी चीफ की दावत पर थी और उसके बाद में हम जो हमारी 5वीं कहानी थी वो उस पर जो राजा निर्वंशिया कहानी पर थी। इस प्रकार से आज हमारी जो क्लास है वह जो आज का सेशन है वो हमारा लालपान की बेगम जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है उस पर आधारित है। बेहद ही अच्छी कहानी है रेणु जी की और ग्रामीण जीवन पर कहीं ना कहीं लिखी हुई कहानी है। ध्यान रहे, जब हम बात करते हैं रेणु जी के साहित्यिक परिचय की, हम जब भी कहानी का अध्ययन करते हैं तो कहानीकार के साहित्यिक परिचय पर हम हमारा ध्यान लेकर के जाते हैं, क्योंकि कहानीकार के साहित्यिक परिचय से सवाल पूछा जाता है और वो हमें कहीं ना कहीं जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम रेणु जी का जो साहित्यिक परिचय को, क्योंकि आज की जो कहानी है हमारी वो जो लालपान की बेगम है वह रेणु जी द्वारा रचित कहानी है। ध्यान रहे, तो रेणु जी के बारे में हम साहित्यिक परिचय का अध्ययन करते हैं। साहित्यिक परिचय की जब बात रेणु जी की आ जाती है तो फणीश्वर नाथ रेणु जो हमारे कहानीकार है, रेणु जी के साहित्यिक परिचय की हम बात करते हैं तो रेणु जी का जन्म 1921 में माना जाता है और रेणु जी का जो देहावसान माना जाता है वो 1977 में माना जाता है। रेणु जी की अब जब हम कहानी विधा के अंदर बात करते हैं तो कहानी विधा का हम वर्गीकरण 5 प्रकार से करते हैं। प्रथम वर्गीकरण ठहरता है प्रेमचंद पूर्व युगीन कहानियाँ, द्वितीय वर्गीकरण ठहरता है प्रेमचंद युगीन कहानियाँ और तृतीय वर्गीकरण में हम प्रेमचंदोत्तर कहानियों का अध्ययन करते हैं और चतुर्थ जो वर्गीकरण आता है वह आता है नवलेखन कहानी का। नवलेखन कहानियों को 2 प्रकार से पढ़ते हैं, ग्रामीण अंचल की कहानियाँ और शहरी वर्ग की कहानियाँ। उसके बाद में चल जाते हैं विविध कहानी आंदोलन। इस प्रकार से 5 प्रकार से हम कहानी विधा का अध्ययन करते हैं। तो चौथा जो वर्गीकरण है उसी के अंदर रेणु जी ठहरते हैं। चौथा जो वर्गीकरण है वह है नवलेखन वाला। जो ये नवलेखन जो कहानी परंपरा है, यहीं पर हमारे रेणु जी का स्थान साहित्य में आ जाता है। इसमें जब हम बात करते हैं 2 प्रकार से वर्गीकरण, तो जो पहला वर्गीकरण है वह है ग्रामीण अंचल की कहानियाँ। इस ग्रामीण अंचल की कहानीकारों में ही हम रेणु जी का अध्ययन करते हैं और इनके साथ में जो कहानीकार लगे हुए हैं वह है शिव प्रसाद सिंह और मार्कंडे जी। इनका जब हम शेखर जोशी जी, ऐसे कहानीकार रेणु जी के समकक्ष ठहरते हैं। इसके बाद में हम जब शहरी जो हमारा जो द्वितीय वर्गीकरण था शहरी कहानीकारों का, उसमें मोहन राकेश जी, मनु भंडारी जी और राजेंद्र यादव जी, रांगे राघव जी का स्थान आ जाता है। तो इस प्रकार से हम कहानी विधा का परिचय पाते हैं।
साहित्य के अंदर, वो हम जब हम हिंदी साहित्य का जब अध्ययन करेंगे उसमें और बढ़िया जो उसका विस्तृत अध्ययन वहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि रेणु जी का जो जन्म है 1921 में ठहरता है और 1977 में देहावसान हो जाता है। रेणु जी की बात करें तो रेणु जी का जो कहानी संग्रह है, रेणु जी के 3 प्रमुखतः कहानी संग्रह हमारे को देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर रेणु जी का जो प्रथम कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह में हम बात करते हैं तो कहानी संग्रह, प्रथम कहानी संग्रह ठुमरी, ठुमरी का जो प्रकाशन वर्ष है 1959 है। और इसी ठुमरी कहानी संग्रह के अंदर हमारी आज की जो कहानी है लाल पान की बेगम वो लगी हुई है। इनका द्वितीय कहानी संग्रह, ध्यान रहे, द्वितीय कहानी संग्रह इनका एक सावणी दोपहर की धूप में, एक सावणी दोपहर की धूप, यह जो इसका प्रकाशन वर्ष 1984 ठहरता है, ध्यान रहे। और तीसरा अच्छे आदमी कहानी संग्रह माना जाता है रेणु जी का, ये भी बेहद ही चर्चित और इसका प्रकाशन वर्ष 1986 ठहरता है। ध्यान रहे, रेणु जी ऐसे कहानीकार हैं जिनका देहावसान के बाद में भी उनके कहानी संग्रह निकल करके आए। 3 प्रमुखतः कहानी संग्रह इनके पाते हैं हम, प्रथम कहानी संग्रह ठुमरी, द्वितीय कहानी संग्रह एक सावणी दोपहर की धूप में और तृतीय कहानी संग्रह अच्छे आदमी। ध्यान रहे, हम बात करते हैं जब इनकी जो फणीश्वरनाथ रेणु जी की है तो यहाँ पर एक मोस्ट प्रश्न निकल के आता है डॉक्टर नगेंद्र का खत्न। डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं, ध्यान रहे, डॉक्टर नगेंद्र जी रेणु जी के बारे में कहते हैं कि रेणु जी ना सिर्फ सर्वश्रेष्ठ आंचलिक कहानीकार हैं बल्कि एकमात्र आंचलिक कहानीकार भी ठहरते हैं। तो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं कि रेणु जी सर्वश्रेष्ठ और प्रथम आंचलिक उपन्यासकार है। ध्यान रहे, डॉक्टर नगेंद्र का कथन आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, तीनों कहानी संग्रह को विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। और जब नव कहानी लेखन परंपरा में इनका अपन अध्ययन करते हैं और ग्रामीण अंचल के अंदर इन्हें अपन अध्ययन करते हैं। ध्यान रहे, रेणु जी का साहित्य परिचय हमारे लिए बहुत मोस्ट हो जाता है क्योंकि रेणु जी को हम प्रमुखतः 3 जगह पर पढ़ते हैं। और जहाँ जहाँ मैं बात करूँगा आपको दोस्तों कि जो हमारा जो साहित्यिक विद्वान है वो लगभग 2 से 3 जगह पे प्रश्न बनाने का मायदे रख रहे हैं, यानी कि मिक्स वाले प्रश्न उन पे उठने के ज़्यादा चांसेज हो जाते हैं। और जहाँ जहाँ मिक्स वाले प्रश्न की संभावना बनती है उन साहित्यिक विद्वानों का साहित्यिक परिचय जानना हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो रेणु जी उन्हीं में से एक है, क्योंकि रेणु जी का हम अध्ययन करते हैं इकाई नंबर 6 में भी, जहाँ पे उपन्यास इकाई नंबर 6 में मेला आंचल 1954 का बेहतरीन आंचलिक उपन्यास हमारी जो पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इस प्रकार से हम यूनिट नंबर 6 में भी रेणु जी का साहित्यिक परिचय देखते हैं। यूनिट नंबर 7 में 2 कहानियाँ लगी हुई है रेणु जी की, इसलिए भी बहुत मोस्ट हो जाता है साहित्यिक परिचय जानना। और इसके बाद में हम हिंदी साहित्य इतिहास में तो रेणु जी का अध्ययन करेंगे ही करेंगे। जब आंचलिक उपन्यासकारों, आंचलिक कहानीकारों और आंचलिक जब कथाकार की बात वहाँ पे आती है तो रेणु जी प्रथम हमारी वरीयता हो जाते हैं वहाँ पर। और रेणु जी के समकक्ष साहित्य को ठहर पाता है ग्रामीण अंचल के कथाकारों के अंदर, इसलिए रेणु जी बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं साहित्यिक परिचय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। और साहित्यिक परिचय के अंदर जब कथन पूछा जाता है तो वहाँ पे रेणु जी हमारे लिए बेहद मोस्ट हो जाते हैं, इसीलिए हम साहित्यिक परिचय जरूर देखते हैं रेणु जी का। इसके बाद में हम बात करते हैं, ध्यान रहे दोस्तों, जब रेणु जी की जो आज की जो हमारे जो कहानी लगी हुई है, जो ध्यान रहे इसकी जब हम बात करते थे कि जो आज की जो कहानी हमारी लगी हुई है रेणु जी की, वो उसमें हम ये देख रहे थे कि जो ठुमरी कहानी संग्रह हमारा लगा हुआ है। और ठुमरी कहानी संग्रह की बात की जाए तो ठुमरी कहानी संग्रह के अंदर कुल 9 कहानियाँ लगी हुई है। ध्यान रहे, रेणु जी का बेहतरीन और प्रथम जो कहानी संग्रह माना जाता है। जब हम बात करते हैं इसकी 9 कहानियों की तो उसके अंदर रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला और पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुण, लालपान की बेगम, तीसरी कश्म उर्फ मारे वे गुलफाम और 3 बिंदिया। इस प्रकार से कुल 9, सिर पंचमी का सगुण आप ध्यान रखेंगे वेरी मोस्ट है। इस प्रकार से कुल 9 कहानियाँ लगी हुई है और 9 कहानियाँ हम पढ़ते हैं तो ये ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। ध्यान रहे, इसके अलावा जब हम उनके जो मोस्ट कहानियाँ और भी देखते हैं जिनके अंदर अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, ध्यान रहे
अग्निखोर कहानी बेहद ही चर्चित कहानी मानी जाती है। जब और इसकी बात करते हैं हम बाल गोविंद, जो संवदिया बाल गोविंद है, वो भी एक बेहतरीन कहानी इनकी ठहरती है। इसके बाद में जब हम जो प्रथम कहानी की बात करते हैं, उस जो रेणु जी की प्रथम कहानी है, वह रेणु जी की जो प्रथम कहानी है वह उसका नाम है वट बाबा। बहुत मोस्ट प्रश्न उठता है यहाँ से कि जो रेणु जी की जो प्रथम कहानी है वो कौन सी है? वट बाबा। तो ध्यान रहे ये रेणु जी की प्रथम कहानी है। और इसके बाद में जो अंतिम कहानी है वह है आदिम रात्रि की मयूरी। ध्यान रहे आदिम रात्रि की मयूरी, यह इनकी अंतिम कहानी ठहरती है। इस प्रकार से ये अन्य कहानियाँ भी आप लोग ध्यान रखेंगे रेणु जी के बारे में। और आज की जो कहानी है वो ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। ठुमरी कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1959 है। ध्यान रहे कुल 9 रसप्रिया तीर्थोदक नित्य लीला पंच लाइट 3 बिंदिया तीसरी कसम मारे हुए गुलफाम सिर पंचमी का सगुन लालपान की बेगम। इस प्रकार से ध्यान रहे आज की जो कहानी है हमारी लालपान की बेगम है। लालपान की बेगम की जब पात्र परिचय की बात आ जाती है वहाँ पर बिरजू की माँ को ही लालपान की बेगम, जो कहानी लालपान की बेगम कहा गया है, बिरजू की माँ को ही। और ध्यान रहे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम आंचलिकता की बात करते हैं तो आंचलिकता में सर्वप्रथम हमारे सामने आ जाता है कि आखिर अर्थ क्या है आंचलिकता का, आखिर अभिप्राय क्या है। तो अभिप्राय है आंचलिक विशेष, क्षेत्र विशेष, ग्रामीण विशेष। वहीं से जब हम चित्र प्रस्तुत, जो चित्र उठाता है कहानीकार, वही आंचलिकता कहानी में आ जाती है। तो ध्यान रहे बिरजू की माँ लालपान की बेगम है और इसी के कहीं स्त्री के आत्माभिमान की यहाँ पे चर्चा की गई है कहानीकार द्वारा। और इसी के इर्द गिर्द लगभग सभी पूरी कहानी चलती रहेगी। बिरजू का पूरा नाम बिरजमोहन है, उम्र 7 वर्षीय लड़का है। ध्यान रहे और यह है बिरजू की माँ। ध्यान रहे चंपिया गीत गाती है एक जगह और इसका गीत वेरी इंपॉर्टेंट है। मखनी फुआ, ध्यान रहे मखनी फुआ की जहाँ पे बात आती है तो तंबाकू की शौकीन है। जंगों की पतोहूँ जंगी, ध्यान रहे जंगी कौन है? जंगी राधे की बेटी। और इसके बाद में रंगी जंगी का बेटा, सवाइन और सुंदरी राधे की बेटी और लरेना की बीवी। इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख पात्र ठहरते हैं। ध्यान रहे एक कहानी हम अध्ययन करते हैं उससे पहले 5 प्रकार के सवाल हमारे दिमाग में जरूर आ जाने चाहिए। प्रथम सवाल है कहानीकार से संबंधित और कहानी संग्रह से संबंधित। द्वितीय सवाल हम बात करते हैं तो पात्र परिचय का आ जाता है और उसी द्वितीय सवाल को कवर करने के लिए हम स्लाइड लगाते हैं हर बार। पहले आप पात्र परिचय पढ़ लो। उसके बाद में जो तृतीय टाइप आती है वह आती है चर्चित सन से संबंधित। चर्चित कोई डाटा दे रखा है उससे संबंधित। और जो हमारी तृतीय टाइप होती है वह चर्चित कथन और वक्तव्य से संबंधित है। और 5वीं और अंतिम टाइप है मुख्य पंक्तियाँ उन्हें क्रम से लगवाने की है। इन्हीं 5 टाइप्स के इर्द गिर्द कहानी में से प्रश्न घूमता रहता है, हर बार वहीं से प्रश्न आता है। तो आज से आइए आज की जो कहानी हमारी लगी हुई है लालपान की बेगम, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। बेहद ही अच्छी कहानी है और एक ग्रामीण अंचल के ग्रामीण शब्दावली के अंदर लगी हुई कहानी है। बेहद सरल भाषा में है। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ पूरी समझ में आएगी। और आप मुख्य जो पंक्तियाँ हैं रेड स्लाइड में उसको आप चिन्हित करते हुए चलना। बाद में थोड़ा सा टाइम निकाल करके नोट्स निकाल लेना खुद के और थोड़ा सा सरसरी तौर से 10-15 मिनट चिंतन कर लेना कहानी पर। कहानी एकदम स्थायी हो जाएगी और यहाँ से आने वाला आपका प्रत्येक प्रश्न आप उसी सीमा के अंदर और उसी दायरे में होगा और आपका सही हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ध्यान रहे प्रथम जो वक्तव्य हैं वेरी इंपॉर्टेंट वक्तव्य हैं। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने जाएगी क्या? ये वक्तव्य किसका है? बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम बात करते हैं यह ना सिर्फ प्रथम पंक्ति है बल्कि यह प्रश्न भी है। और ध्यान रहे इस प्रश्न का उत्तर आगे आएगा। ध्यान रखे आगे आएगा इस प्रश्न का कि यह कौन बोल रहा है। ध्यान रहे तो प्रथम है क्यों बिरजू की माँ नाच देखने जाएगी क्या? किसने किससे कहा? तो ध्यान रहे मखनी बुआ ने किससे कहा? बिरजू की माँ से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम ही पंक्ति के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट सवाल छिपा हुआ है। इस सवाल को क्लियर कर लेना। उत्तर है मखनी बुआ। मखनी फुआ ने बिरजू की माँ से ये संवाद किया है।
बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी और अपने आंगन को 7 साल का लड़का, ध्यान रहे बिरजू की उम्र 7 वर्षीय है, आ चुकी है प्रथम ही पंक्ति के अंदर सवाल। दो ध्यान रहे, 2 पंक्तियाँ दोनों सवाल, वेरी मोस्ट है। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खा कर के आंगन में लोट-पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही, आधे आधे धूप रहते जो गोई गई है, सवाइन की दुकान छोड़ा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी, दिया बाती की बेला हो गई, आइए आज लौट के जरा, बांगड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह कर कूद फाद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने कहन बहाना ढूंढ करके निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च पर फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ठेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन की मखनी बुआ की पुकार बिरजू की माँ के आगे पड़ोसिन की मखनी बुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने जाएगी क्या? ध्यान रहे, रिपीट हुआ वापस, यही खत्न। तो इसका मतलब है कि मखनी बुआ का यही है खत्न। बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगनिया न हो। तब फुआ गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के डेले को पास किए फेंक दिया। बेचारे बांगड़ में कुछ कुकुर माची परेशान कर रही है। आहा आए और हर आए। बिरजू ने लेटे ही बांगड़ को एक डंडा लगा दिया और बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जा और उसी के डंडे से बिरजू की बात भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनबरियों की किलकिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तो तेरे बप्पा ने बड़ा अछूटा बना दिया और तुझे बड़ा हाथ चलता है लोगों पर। ठहर, ध्यान रहे, ग्रामीण शब्दावली आएगी ही आएगी क्योंकि आंचलिकता की कहानी है। मखनी फुआ नीम के पास झुकी, कमरे से गड़ा उतार करके पानी पर भरकर लौटती पनबरियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बातों का इंसाफ कर रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को 4 मन पाट जूट का पैसा क्या हुआ? धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। निसाब करो खुद अपने मुंह से। 8 दिन पहले ही गांव की गली गली में बोलती हैं हाँ। इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा, बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच देखने लाऊंगा। भेल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मांगनी सिल जाएगी। ध्यान रहे, कहाँ का नाच देखने जा रहे थे? बलरामपुर का। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रीढ़ की हड्डी वाला प्रश्न है, कहानी का इंपॉर्टेंट करेंगे। बलरामपुर का नाच देखने जा रही थी बिरजू की माँ और कौन ले जा रहे थे? बिरजू के बप्पा, क्योंकि बिरजू के बप्पा ने वायदा किया था नाच दिखाने का। सो मैंने अभी तक टोक दिया और नाच देखने वाली सब तो ओन पोन कर तैयार हो रही थी, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपने पोंपले मुंह के ओठों को एक और मोड़कर एड़ती हुई बोली, निकाले, अरे हाँ बिरजू की या के आगे नाथ ओई रे पीछे पगड़िया ना हो तब ना आ। जंगी की पतो हूँ बिरजू की माँ, इम्पोर्टेंट दोनों। जंगी की पतो हूँ बिरजू की माँ से नहीं डरती। ध्यान रहे, कौन किससे नहीं डरती है? बिरजू की माँ से कौन नहीं डरती है? जंगों की पतो हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह जरा गला खोल कर ही कहती है, फुआ ओ सर्वे शीतल मिर्टी सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा करके। ध्यान रहे, सर्वे सेटलमेंट के तहत ही 5 बीघा जमीन बिरजू के बिरजू की जो पिताजी है उन्हें मिली थी। बिरजू के बप्पा को 5 बीघा जमीन किसके तहत में मिली थी? सर्वे सेटलमेंट के तहत में। प्रश्न आ सकता है, मोस्ट वाला प्रश्न है। सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी बटा की बेटी चढ़ाती हो। तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा दनहर जमीन का पर्चा कट जाता, फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता, जोड़ा बेल खरीदता, फिर आगे नाथ न पीछे सैकड़ों पगनियां झूलती। जंगों की पतों मुँह जोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए हैं। ध्यान रहे, जंगों की पतों का निवास स्थान कहाँ का है? रेलवे स्टेशन का। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। 3 ही महीने हुए हैं। गोने की नई बहू होकर के आई है और अपने सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू। वेरी इंपॉर्टेंट, 4 टोलियों का जिक्र आएगा। चारों टोलियों का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। प्रथम टोली है कुरमा टोली, द्वितीय टोली है बबुआन टोली,
तृतीय टोली है कोयरी टोली और चतुर्थ और अंतिम टोली आएगी मल्दिया टोली। चारों ही टोलियों का सीक्वेंस में याद रखेंगे और ये टोलियां वेरी इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न की श्रेणी में जाएगी। प्रथम टोली हमारे पास आ चुकी है कुरमा टोली। ध्यान रखें वापिस जब हम बात करते हैं जंगों की पतोहों की तो गोने की नई बहू होकर के आई है और अपनी कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है। ध्यान रहे ससुर के जब व्यक्तित्व की बात होती है कहानी के अंदर तो कहीं ना कहीं चोर का चित्रण किया गया है और चोर की जो शैली उसे दी गई है किसकी, ससुर की। उसका खश्म रंगी कुरमा टोली का नामी लठेत इसलिए हमेशा सिंह घुमाती फिरती है जंगों की पतोहू। ध्यान रहे जंगों की पतोहू का व्यक्तित्व चित्रण आ रहा है कि वह उसका कारण क्या है, उसके व्यक्तित्व का ऐसा रहने के पीछे। बिरजू की माँ के आंगन में जंगों की पतोहू का गला खोल बोली, गुलेल की गोलियों की तरह दनदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज करके निकाला लेकिन मन महसूस कर रह गई, गोबर की ढेर में कौन डला फेंके। जीप के जाले को गले में उतार करके बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया या आज लौटे तो तेरी मुड़ी मरोड़ करके चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है, गांव में तो अब ठटेर बेस्कोप का गीत गाते गाते पुत्रियाँ पतोहू सब आने लगते हैं। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही हर जाई अरे चंपिया। ध्यान रहे ये इंपॉर्टेंट करेंगे चंपिया का कथन। जंगों की पतोहू ने बिरजू की माँ को बोली स्वाद लेकर के कमर पर गड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बस्ती है नहीं जानती, दोपहर दिन और तो दोपहर रात बिजली की बत्ती बक कर जलती है। बक है बिजली की बत्ती की बात सुन करके न जाने क्यों सभी के खिलखिलाइयों को हंस पड़ी और फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी की गाली निकली, शैतान की नानी। ध्यान रहे इम्पोर्टेंट है शैतान की नानी किसने कहा था, फुआ ने। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डाल करके चौंधिया दिया। बक बिजली की बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती बुबकती थी। चंपिया के माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देख कर जलने वाली सब औरत खलियान पर सोनाली धान के बोझों को देख करके बैंगन का बुरता हो जाएगी। मिट्टी के बरसात में टपकने हुए छुआ गुड़ उंगलियों से चाटती हुई चंपिया और आई के तमाचे खा करके चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सवाइन की जल्दी से सौदा देती है। सवाइन की जल्दी सौदा नहीं देती नानी, एक सवाइन की दुकान पर मोती जड़ते हैं तो जड़गाड़ कर बैठी हुई बोले, गले पर लाद दे कर कल्ला तो तोड़ दूंगी हरजोई। जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना चला सीखने की। बाजे न मुरलिया वाला गीत किसका है, चंपिया का। वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे इस गीत को। बिरजू की माँ ने चुप होकर के अपनी आवाज़ में अंदाजी की उसी बात की जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंचा गई होगी। बिरजू की बीती हुई बातों को भूल करके उठ खड़ा हुआ था और धूल झोंक झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई और निगाह से देखने लगा। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो उसे दीदी की गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर शकरकंद के बढ़ते, ए मैया एक अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलैती फैलाई, दे ना मैया एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों, उसके बर्तन की आट आती है पिछवाड़े में जाके चाटना नहीं बनेगी। मीठी रोटी खाने का मुँह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के सिसले उतार, नहीं तो अभी। रेणु जी बेहद ही सरल भाषा में एक ग्रामीण विशेष की अंचल और उसके जो जीवन यापन की शैली और उसकी जो भाषा उसका बखूबी चित्रण कर रहे हैं यहाँ पर। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छिलते समय ये। ध्यान रहे चंपिया की एक जगह उम्र आई है 10 साल, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट कर देंगे। 2 की उम्र आई है, बिरजू की 7 वर्षीय, चंपिया की 10 वर्षीय। शकरकंद छिलते समय कम से कम 12 माह के उसे बाल पकड़ करके जकरोरी छोटी छोटी खोट निकाल करके गालियाँ देगी, पाँव फैला के क्यों बैठी है। उसी तरह बेलज्जी चंपिया के माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठ करके शकरकंद छील लूँ। नहीं, माँ ने झिड़की में कहा, एक शकरकंद चलेगा 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो एक घंटे के लिए कड़ाही मांग करके ले गई तो फिर लौटने का नाम ही नहीं। जा जल्दी। मुंह लटका कर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाही दौड़ाई।
चंपिया ने अपने जबरे केस की ओर से माँ की ओर देखा, नज़र बचा करके चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा, सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी नहीं आई। कहने का मतलब यही था वहाँ पे रेणु जी का। चंपिया बीच बीच में बोल उठी, कोयरी टोली में किसी के ध्यान रहे, टोली नंबर 3 कोयरी टोली, किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना से सब ठीक करके तैयार रहे, मल्दिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट, मियाँ जान का संबंध किस टोली से था? मल्दिया टोली से। मल्दिया टोली हमारी चतुर्थ टोली रहेगी। सुनते ही बिरजू की माँ ने चेहरा उतर दिया, लगा छाते की कमानी उतर गई। घोड़े की अचानक से कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मांगनी नहीं दी। तब मिल चुकी गाड़ी, जब अपने गांव के लोगों को आंखों में पानी नहीं तो मल्दिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 न 13 में क्या होगा, शकरकंद छिल करके रख दे उठा के, यह मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़ करके नाच दिखाने ले जाएगा। बढ़ चुकी बैलगाड़ी पर देख चुकी थी जी भर नाच, पैदल जाने वाली सब पहुंच करके पुरानी हो चुकी होगी। बिरजू छोटी कड़ाही सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दिंदिया, मलटेरी टोपी, इससे 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोलती नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मडैया के अंदर से बांगड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकोड़ी कसाई के हवाले करती हूँ, राक्षस तुझे हर चीज़ में मुँह लगाएगा। चंपिया बांध दे बांगड़ को और वो खोल दे गली की घंटी, हमेशा टुनर मुझे जरा नहीं सुहाता। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है यह भी बिरजू के लिए, बिरजू की माँ का। टुनर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की ध्यान रहे, ये प्रश्न भी आप वेरी इंपॉर्टेंट करना इसको भी। टुनर की आवाज़ वाला। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच दिखाने जा रही थी। जुनर बैलों की झुमकी तुमसे सुनूं, ध्यान रहे, बैलों की झुमकी की आवाज़ जुनर। ये इस प्रकार का प्रश्न लास्ट वाला एग्जाम था हमारा, उसमें किया गया था। तो यह भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। बेसी बक मत करो, बांगड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया डाल दे तू चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़ करके चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़ करके नाच देख लाए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाइयों कोई मेरा माथा दुख रहा है। मडैया के ओसारे पर बिरजू की फिसफिसा की पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़ करके बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कतरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़ के समय में इस तरह से घुटने पर ठुड्डी रख करके चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह है। उसने चंपिया के कान के पास मुंह लेकर के कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संजा तारा डूब रहा है। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर के नहीं लौटे हैं। 1 महीना पहले ही मैया कहती थी बलरामपुर का नाच के दिन मीठी मीठी रोटी बनेगी और चंपिया की सीट साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा और भैया बैलगाड़ी पर चढ़ करके नाच देखने जाएंगे। चंपिया की बीकी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू की दिल भर के आया। उसने ही मनी इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन के कबूला और गाछ का सबसे पहला बैंगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर के बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मडैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर करवटें ले रही थी। उसे पहले से किसी बात का मनसूबा नहीं। ध्यान रहे, बिरजू की माँ के बारे में ये खत्म वेरी इंपॉर्टेंट है। पंक्तियाँ मोस्ट करेंगे यहाँ से कि पहले किसी बात की मनसूबा नहीं बांधना चाहिए। किसी को भगवान ने मनसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान ने पूछना है यह किस चूक का फल दे रहे हो? बोला बाबा अपने जानते हो,
अब उसने किसी देवता पितर की मान मनोती बाकी नहीं रही। सर्वे के समय ये जमीन के लिए कि जितनी मनोतियां की थी ठीक तो है, महावीर जी का रोड तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूख चूक करके महावीर बाबा की मनोती करके चढ़ाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो बिरजू की माँ है वह किस देवता का जिक्र करती है, महावीर बाबा का। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर महावीर बाबा का जिक्र आना। और ये पंक्तियाँ सारी की सारी वेरी मोस्ट है, अपने नोट्स का हिस्सा बना करके इनको स्थायी करेंगे आप लोग। बिरजू की माँ के मन में रह करके जंगी क्यों पतोहू की बातें चुपती है, बबक कर भाई बिजली बत्ती चोरी चमारी करने वाली बेटी की पतोहू को जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने शुरुआत में बताया था कि बिरजू के बप्पा को कितनी जमीन मिली थी सर्वे सेटलमेंट के तहत में, 5 बीघा आया है कहानी में। गांव की बोईखियों को आंखों में किरकिरी पड़ गई है, खेत में पाट लगा देख करके गांव के लोगों की छाती फटने लगी है। बिरजू की मां के अनुसार में गांव वाले बिरजू के बप्पा से जलते हैं और ईर्ष्या करते हैं, यही कहना यहाँ पर चाह रही है बिरजू की माँ। धरती फोड़ करके पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे, तो अलान तो फलान, इतनी आंखों के धार फला करके मसल चाहे जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कांटों पर भी तोल के ओजन भगत के यहाँ। इसने जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो कुरमा टोली के एक अच्छे आदमी को समझा करके जिंदगी भर मजदूरी करते रहो, जाओ सर्वे का एक समय आ रहा है, लाठी कड़ी कर दो, 4 बीघे जमीन की हासिल कर सकते हो। सो गांव किसी की पुत को बतार सर्वे के समय ये बाबू साहेब के खिलाफ खासा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा। बाबू साहेब गुस्से में सर्कस नाच देखने उमड़ते रह गए और उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी दे करके आया। आखिर बाबू साहेब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा और बिरजू की माँ को मौसी कहते हुए पुकारा, ये ज़मीन बाबूजी। सबसे छोटे लड़के को भेजा, बिरजू की माँ को मौसी कहते हुए पुकारा कि ये ज़मीन बाबूजी न मेरे नाम न खरीदी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई इसी ज़मीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है, उता जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि। यहाँ से स्किप करेंगे, इसमें भी कोई कुछ प्रमुख मोस्ट नहीं है। यहाँ से देखेंगे, अंत में उसे अपने आप में क्रोध आ गया, वह खुद भी कुछ कम नहीं उसकी जीभ में आने लगे। बैलगाड़ी पर चढ़ करके नाच देखने की लालसा कुछ समय में उसके मुंह से निकली थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसे 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा चढ़ी है। लो खूब देखो नाच, कतरी के नीचे दुसाले का सपना, कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी पतली की जीभ वाली पुत्र यहाँ सब हस्ती आएगी, हस्ती जाएगी, सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, डाड़ी जार भी 2 बच्चों की माँ होकर के भी वह जस की तस है। ध्यान रहे, बिरजू की माँ 2 बच्चों की माँ है, जस की तस उसका घर वाला उसकी बात में रहता है। वह बोली में घर का तेल डालती है और उसकी अपनी ज़मीन है। किसी के पास एक घर जमीन के अपने इस गांव में जलेंगे नहीं, 3 बीघे में दान लगा हुआ है, अगनी लोगों की बिक्री से बचे तब तो। यहाँ से चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई कि बार बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ आई। आवाज़ बिरजू के बाप ने बैलों की जोर से डांटा। हा आ गए। घर आने के लिए छाती फटी जाती है। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदिया टोली में गांजे की चिल्लम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया है, बाहर से पुकार कर कहा। उसके बाप ने बैलों का घास दे दे। चंपिया है। यहाँ से देखेंगे बिरजू का पूरा नाम ब्रजमोहन, वेरी इंपॉर्टेंट। डिबरी की रोशनी में धान की बोलियों से रंग देखते ही बिरजू के माँ के मन का सब मेल दूर हो गया। दानी रंग उसकी आंखों से उतर करके रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू ही नहीं हुआ होगा। अभी बलरामपुर के बाबू की सपनी गाड़ी मोहनपुर होटल के बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी में खोस दे अपने खेत का है। इम्पोर्टेंट करेंगे इन पंक्तियों को। यहाँ से
अरे टोकरी पर रोटी तो पुलक करके मारते बना देती, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी। बिरजू की माँ के लिए खत्न है। अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुल करके खिलने लगी। ध्यान रहे, बिरजू के बप्पा है वह टोली लेकर ला चुके हैं। उसने नज़र बचा करके देखा, बिरजू के बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात अस्कर के खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगाते उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी न। हुआ खांसती खांसती आई जी, इसी के गड़ी पर पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या। कहती तो मैं पहले से ही थी, अपनी अंगूठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने पुआ की अंगीठी दिखला दी और कहा घर में अनाज दाना वगैरह है, कुछ नहीं है। बिरजू की माँ का खतन वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से कि घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ नहीं है, मगर एक बांगड़ है और कुछ बर्तन बासन है। सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ, अपना हुक्का ले आई हो ना। हुआ इम्पोर्टेंट है। मखनी बुआ को किसका शौक था? तंबाकू का। बुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठ जा सकती है। इम्पोर्टेंट कथन है बिरजू की माँ का। यहाँ पर मखनी बुआ के शौक की भी बात आई है और कहीं ना कहीं व्यंग्यपूर्णता में बात भी कही गई है। जब तक दोनों बैलदाना घास से खा करके एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने चीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट के पस्त की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगा करके सुनने की चेष्टा की। ओहो, इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुक सकेंगे? पूर्णिमा की चांद सिर पर। ध्यान रहे, किस दिन का जिक्र है? पूर्णिमा का। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चांद पर सिर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मांग टीका पहना है। आज पहली बार बिरजू ने बप्पा को क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं है, मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। अब ध्यान रहे, गाड़ी पर बैठ चुके हैं, जैसे तैसे गाड़ी ला चुके हैं बिरजू के पप्पा कहीं से। और ध्यान रहे, गाड़ी पर बैठ चुकी है बिरजू की माँ और कहीं ना कहीं नाच देखने के लिए, बलरामपुर का नाच देखने के लिए जा चुके हैं और प्रस्थान कर चुके हैं। उसी का आगे चित्रण हो रहा है। अब आगे उसने बांस की बल्ली पर पकड़ करके कहा, गाड़ी पर अभी तो बहुत जगह है, दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। ध्यान रहे, बिरजू की माँ ने किस ओर से, सड़क के किस ओर से गाड़ी हाँकने का निर्देश दिया था? दाहिनी ओर से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ी गहराई का सवाल उठता है कहानी में से, ये मोस्ट करेंगे। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया चू चू करके गगराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने जरा जंगी से पूछो, उसकी पतोहू नाच देखने गई क्या? कथन बिरजू की माँ का ही है। यहाँ से जंगी गुर ताप रहा था, बोला, क्यों, क्या पूछते हो? रंगी बलरामपुर से लौटा? नहीं, बलरामपुर का नाच पुती या नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे टीसन वाली तो रोटी है कहाँ? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा। वेरी इंपॉर्टेंट, टीसन वाली किसको कहा? हुआ को। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से, कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी वाली पड़ी हुई है बेचारी, आजा जल्दी। बगल के झापड़े से राधे की बेटी सुंदरी ने कहा, काका गाड़ी में जगह है, आ जाऊंगी, मैं भी आ जाऊंगी। सुंदरी का कथन है, काका गाड़ी में जगह है, मैं भी आ जाऊंगी। राधे की बेटी थी सुंदरी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना का खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुमकी कड़ा पहन करके जमकती आ रही है, आजा, बाकी रह गई है, सब आ जाए जल्दी। सभी टटा करके हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहू को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगों की पतोहू का गोना 3 महीने पहले हुआ था। इम्पोर्टेंट है, गोना कितने महीने पहले हुआ था? 3 महीने पहले। कहानी में पूर्व में भी इसका जिक्र आया हुआ है कि जंगों की पतोहू का जो गोना हुआ है और वो 3 महीने पहले ही हुआ है। गोने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल की और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गोने की याद आई।
उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल करके खा ले, एक एक करके सिमराहे के सरकारी कूप में पानी पी लेना। इंपॉर्टेंट कथन है यहाँ से, ये किसका कथन है? खा ले एक एक करके सिमराहे के सरकारी कूप में पानी पी लेना। किसके लिए है? मखनी जंगों की पतोहू के लिए है। और ध्यान रहे बिरजू की माँ का कथन है। गाड़ी गांव से बाहर होकर के धान के खेतों में बगल से जाने लगी। चांद निकालती कि खेतों से धान के जरते जरते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दूधी की लता फूली है। जंगों की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगा करके बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुंदरी, लरेना की बीवी और जंगों की पतोहू। इंपॉर्टेंट, चंपिया, सुंदरी, लरेना की बीवी और जंगों की पतोहू। ध्यान रहे चारों का, वेरी मोस्ट है। चंपिया, सुंदरी, लरेना की बीवी, जंगों की पतोहू, ये चारों ही गांव में बेस्कूफ का गीत गाना जानती थी। लाल पान की बेगम कहानी के अनुसार गांव के अंदर बेस्कूफ का गीत जानना कौन कौन जानता था या कौन कौन नहीं जानता था? वेरी मोस्ट प्रश्न बनता है, कहानी का रीढ़ की हड्डी वाला प्रश्न है। याद रखेंगे चंपिया, सुंदरी, लरेना की बीबी और ध्यान रहे जंगों की पतोहू, ये बेस्कूफ का गीत गाना जानती थी। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर के गई। चारों ही गोने को सबे साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे के मांग टीके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, एक बेस्कूफ का गीत गा तो चंपिया डरती है। काहे? जहां भूल जाओगे बगल में माँ स्टोरी बैठी ही है। बिरजू को गोद में लेकर के बैठी। उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगों की पतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है। वह भी कितनी प्यारी पतोहू है। गोने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। इंपॉर्टेंट, पात्र परिचय में ही मैंने आपको बताया था कि बिरजू की माँ को ही लाल पान की बेगम कहा गया है और कहानी में आ भी चुका है ये प्रश्न। ये तो कोई बुरी बात नहीं है, हाँ सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों के केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप को झांकी ली। जहां लाल साड़ी की झिलमिले किनारी, मांग टीक पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। ध्यान रहे बिरजू की माँ जो बलरामपुर का नाच देखने गई थी तो कौन सी साड़ी पहनी थी? लाल साड़ी पहनी हुई थी। इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से हमारी कहानी समाप्त होती है। लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम के अंदर ध्यान रहे बिरजू की माँ को ही लाल पान की बेगम कहा गया है। और बिरजू की माँ के माध्यम से और उस व्यक्तित्व के माध्यम से एक स्त्री के आत्माभिमान की ओर चित्र खींचा है रेणु जी ने, जिसकी सिर्फ एक ही लालसा रहती है, बलरामपुर का नाच देखने की। और वह उसी लालसा के माध्यम से स्त्री के आत्माभिमान की लालसा को रेणु जी ने हमें दर्शाने का प्रयास किया है। बेहद ही अच्छी कहानी थी, ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई कहानी थी। ध्यान रहे तो एक बार हम कहानी का सरसरी तौर से बात करते हैं कहानी पर। जब हम बात करते हैं कहानी की तो कहानी में हमने जब महत्वपूर्ण हमने क्या देखा है कि जो लाल पान की बेगम कहानी है हमारी, लाल पान की बेगम कहानी में हम वेरी मोस्ट तरीके से ये देखते हैं कि लाल पान की बेगम किसे कहा गया है। प्रथम प्रश्न हमारा बनता है बिरजू की माँ को कहा गया है। यह कैसी कहानी है? यह ग्रामीण अंचल की कहानी है। ध्यान रहे बिरजू की माँ के माध्यम से कहानीकार ने हमें किस तरफ खींचा है? एक स्त्री के आत्माभिमान की ओर, एक स्त्री के आत्माभिमान की ओर हमारा ध्यान खींचने का प्रयास किया गया है। ध्यान रहे लाल पान की बेगम में आप लोग वेरी मोस्ट रखेंगे बेस्कोप का गीत वाली बात। बेस्कोप के गीत वाले प्रश्न के अलावा आप लोग सुंदरी की वर्षीय, सुंदरी कितने वर्षीय थी वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर।
इसके अलावा बृजमोहन की 7 वर्षीय लड़का था, वो भी आप लोग वेरी मोस्ट कर लेंगे उसको भी। और इसके अलावा जो भी बिरजू की माँ के जो खतने थे, वेरी मोस्ट पंक्तियाँ आई है, उन्हें भी आप लोग चिन्हित करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लाल पान की बेगम की कहानी में निकल के आता है, वो निकल के आता है कहानीकार रेणु जी का साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए साहित्यिक परिचय का आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखना। और एक तो मैं अंत में आप लोगों को हर बार हर सेशन में कहता हूँ कि कोई भी कहानी पढ़ो, उससे पूर्व और उसके बाद में 5 प्रकार के सवाल खोजने का प्रयास करो उसमें से, और उन 5 सवालों का जब हम अपने आप को आप जवाब दे दो तो समझ लेना कि कहानी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में स्थायी हो चुकी है। 5 प्रकार के सवाल की जब हम बात करते हैं इसके अंदर, तो 5 प्रकार के जो सवाल होते हैं, वो प्रथम सवाल है हमारा कहानी संग्रह और कहानीकार से संबंधित। कहानीकार में रेणु जी आएंगे, कहानी संग्रह में ठुमरी कहानी संग्रह आएगा। इसके बाद में द्वितीय सवाल पात्र परिचय। पात्र परिचय के अंदर बिरजू की माँ, बिरजू बृजमोहन, बिरजू के पिता, जंगों की पतोहू, मखनी फुआ जैसे पात्र परिचय हमारे लग जाएंगे। उसके बाद में आते हैं चर्चित स्थान। चर्चित जो हमें डाटा दे रखा है वो, तो इसमें जो वर्षीय जो उम्र है वो चर्चित उसमें डाटा में आ जाएगी, और चर्चित स्थान में बलरामपुर वाला ठहर जाएगा। उसके बाद में हम बात करते थे चतुर्थ टाइप की। चतुर्थ टाइप हमारी जो होती थी वेरी मोस्ट टाइप थी, वह भी चर्चित वक्तव्य वाली। चर्चित वक्तव्य ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता है, और सीक्वेंस वाले क्रम के अंदर जो कहानियाँ जो पंक्तियाँ मैंने आप लोगों को मुख्य चिन्हित करवाई है, उनको आप विशेष तौर से ध्यान रखना कि कौन सी जो पंक्तियाँ पहले आई है और कौन सी पंक्तियाँ बाद में आई है। उसके अनुसार आप अपना आकलन आप स्वयं भी कर सकते हैं। आपको अगर इन 5 सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो आप ये समझना कि कहानी हमें स्थायी हो चुकी है। इस प्रकार से आप खुद सवाल बनाइए और खुद उनके आप जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की दिक्कत फिर आप लोगों को कहानी में नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि 5 ही प्रकार से सवाल बनते हैं और वो 5 टाइप में लगभग हमारे सवाल कवर हो जाते हैं। ये हम PYQ में भी देख सकते हैं, आगे जो ट्रेंड है उसमें भी ये चीज़ फॉलो होगी बार बार। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग किसी के भरोसे नहीं रहे, खुद का मूल्यांकन खुद भी कर सकते हैं। तो आप बेहद अच्छे तरीके से आप लोग कहानी पढ़िए और उसके बाद में इन 5 सवालों के जवाब अपने आप से मांगने की कोशिश करिए। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत है उसके बाद में, और मुझे नहीं लगता कि आपको बार बार एक कहानी बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसी प्रकार से आज हमारी ये कहानी थी लाल पान की बेगम। आने वाले सेशन में हम नेक्स्ट क्लास हमारी तीसरी कसम उर्फ मारे हुए गुलफाम पर आधारित होगी, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले से तीसरी कसम उर्फ मारे हुए गुलफाम यानी कि नेक्स्ट सेशन में जो हमारी क्लास लगी हुई है उसका आप अध्ययन करके आए और अपने सवाल खुद बना करके लेके आए। वो भी रेणु जी द्वारा रचित कहानी है, वो भी ठुमरी कहानी संग्रह का हिस्सा है। तो हमें कहानी संग्रह पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, उसके बाद हम सीधे पॉइंट पर आएंगे उसमें भी। आज के लिए इतना ही। आज हमारी लाल पान की बेगम कहानी का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच ऑल द गाइस। ढेर सारा पढ़िए और मस्त रहिए, खुश रहिए।